हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फैसलों में जुटे हुए हैं। और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति सफल होते हैं वो कोई काम नहीं करते बल्कि वो हर काम को अलग करते हैं। तो अब हमारे पास मात्र और मात्र 20 से 22 दिन का समय बचा है और उस 20 से 22 दिन में हमें ऐसी रणनीति बना के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है। तो हमारा जो टारगेट RES है उस पर हमें खरा उतरना है, क्योंकि कॉमर्स में जो पोस्ट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड, उसकी दृष्टि से बड़ी संख्या में, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कॉमर्स की पोस्ट तो रहेंगी लेकिन स्कूलों में बच्चे हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि नामांकन कॉमर्स का लगातार कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा जो क्रेज है वो कॉमर्स का कम हो रहा है। सरकार अगर इसके प्रति कोई विशेष ऐसा रुझान है वो पेश करती है तो ज़रूर इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को इस भर्ती में ही सिलेक्शन है वो लेना है। और इस भर्ती में सिलेक्शन कब मिलेगा, जब इस 25 दिनों में 20 दिनों में जो आपने मेहनत की है वो आपके एग्ज़ाम को फाइट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसलिए आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उन पे अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए ज़्यादा अनावश्यक देरी किए हुए फटाफट आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है। और साथ में जो भी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा कॉमर्स रिलेटेड, सरकारी जॉब रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपडेटेड रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन को शुरू करेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद फैक्ट के साथ कि भाई उनका फैक्ट, अगर डीपली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चनों को खोजने का प्रयास करेंगे और हमारा जो छोटा सा टाइम होगा, छोटे से समय, कम समय में अधिकतम क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का प्रयास आज के इस सेशन में किया जाएगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे फटाफट, है ना, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ है वो आज के इस सेशन में बातें होगी। देखो अब इसका आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, स्क्रीन पे है कि किसी परियोजना के अंतिम रोकड़ अंतर्वाह यानी इनफ्लो, अंतिम रोकड़ अंतर्वाह इनफ्लो का आशय क्या होगा। परियोजना का अपशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू, परियोजना के जीवन काल का अंतिम रोकड़ अंतर्वाह, परियोजना में मिलने वाला कुछ लाभ या उपयुक्त सभी। यानी अंतिम, यानी कोई भी परियोजना होती है उसमें अंतिम रोकड़ प्रवाह कब होगा, है ना। जैसे मैं बात करूं कि कोई भी अपने पास रद्दी का माल है उसको हम परियोजना में लगा रखा था, अब उसको बेचते हैं तो बेचते समय जो राशि प्राप्त होगी वो आपका अंतिम अंतर्वाह इनफ्लो है वो माना जाएगा। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखिए इसका आंसर होगा आपका ए है वो यहाँ पर सही आंसर होगा कि परियोजना का जो अपशिष्ट मूल्य है वो आपका अंतिम रोकड़ अंतर्वाह होगा। ये क्या कहता है कि अवशिष्ट मूल्य वह होता है जो किसी भी परियोजना की अवधि समाप्ति होने के बाद बाजार से प्राप्त होता है। स्क्रैप बेचते हैं, है ना, तो जो अवशिष्ट मूल्य है, आपके पास कोई प्लांट है, कोई मशीन है, कोई फर्नीचर है, कोई बिल्डिंग है, इस तरीके के जो मटेरियल जो अपशिष्ट हो जाते हैं उनको अपन मार्केट में बेचते हैं, तो उनसे बेचने से जो मूल्य प्राप्त होगा वो आपका अपशिष्ट मूल्य माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए है इसका सही आंसर होगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो और फटाफट इसका आंसर दो। देखें ये आपका कैश इनफ्लो का क्वेश्चन है कि निम्न में से रोकड़ प्रवाह का सोर्स है। मैंने आपको रोकड़ प्रवाह, है ना, रोकड़ प्रवाह जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत तैयार किया जाता है, इसमें होता है एक तो सोर्स ऑफ फंड और दूसरा होता है आपका यूज ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ
फंड, है ना। तो सोर्स ऑफ फंड को क्या कहते हैं, इनफ्लो, और यूज ऑन फंड को क्या कहते हैं, आउट फ्लो, है ना। ये इसको कहा जाता है, सोर्स ऑफ फंड को इन होगा उसको इनफ्लो और यूज ऑफ फंड को आउटफ्लो। तो ये क्या कह रहा है, सोर्स यानी इनफ्लो, पैसों का आगमन कौन सी विधि से हो रहा है, अंशों के निर्गमन से क्या पैसे प्राप्त होते हैं, है ना। इश्यू ऑफ शेयर, तो सीधी सी बात है, अंशों का निर्गमन बाजार में हम क्या करेंगे तो हमें पैसे प्राप्त होंगे, तो ये क्या होगा, आपका सोर्स होगा। देनदारों में कमी, देनदार डेटर में कमी, बताओ डेटर में कमी, इसको सोर्स मानेंगे, क्या मानेंगे, देनदारों में कमी। जैसे अपने पास 10,000 के डेटर थे, अब 5,000 लोगों ने चुका दिया, तो बचे कितने, 5,000, तो कम हो गए, तो ये भी आपका सोर्स हो गया। लेनदारों में वृद्धि, है ना, लेनदारों में वृद्धि, है ना, लेनदार क्रेडिटर, अपन ने किसी से उधार ले लिए तो अपने पास तो पैसे आ गए, लेकिन साथ में अपने क्या हो गया, क्रेडिटर में वृद्धि हो गई, तो ये भी सोर्स हो गया। इसका मतलब है उपयुक्त सभी, और डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त तीनों स्थितियों में ही क्या है, रोकड़ का स्रोत है वो देखने को मिल रहा है, और अंशों का निर्गमन है, ये आपकी कौन सी क्रिया है, ये आपकी वित्तीय क्रिया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और ये दोनों ही आपकी परिचालन क्रिया है। कौन सी क्रिया है, परिचालन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये अपने को ध्यान में रखना। अंशों का क्योंकि 3 क्रियाएं होती है, कैश फ्लो की, फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 क्रिया होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो आपका अंशों का निर्गमन है वो तो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज का है, देनदारों में कमी और लेनदारों में वृद्धि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मद है मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा कि एक से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक विश्लेषण कहलाता है। एक से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरण, वित्तीय कौन से होते हैं, वित्तीय विवरण क्या होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों आपके वित्तीय विवरण, इनका तुलनात्मक विश्लेषण है वो कौन सा होगा, आउटसाइडर बाह्य विश्लेषण, उद्दंगर विश्लेषण, क्षितिज विश्लेषण या आंतरिक विश्लेषण। बताओ देखिए क्या पूछा, एक से अधिक वर्षों का, तो एक से अधिक वर्षों का होता है वो आपका था क्षितिज, एक से अधिक का होता है क्षितिज। उद्दंगर में क्या होता है, इसमें ऊपर से नीचे चलता है, और क्षितिज में ये होती है आपकी कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इस तरीके से इसमें होता है, ये आपका सीरियल नंबर है ना, इसमें आपकी पहले आती है लायबिलिटीज, है ना, फिर इसमें आता है नोट नंबर, फिर इसमें आता है करंट ईयर या प्रीवियस ईयर, फिर इसमें आता है करंट ईयर, है ना। तो ये 2 वर्षों की क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो एक से अधिक वर्षों की जो तुलना की जाती है वो आपके क्षैतिज विश्लेषण में की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। क्षैतिज इसका दूसरा नाम भी है, और इसको गतिशील विश्लेषण भी कहा जाता है ना। क्षैतिज विश्लेषण, कंपेरेटिव या आपका गतिशील विश्लेषण भी इसको कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना। तो इसमें 2 या 2 से अधिक जो वित्तीय वर्ष होते हैं उनके मध्य कंपेरेटिव तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष कितना कुछ चेंजमेंट हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। बताओ देखिए, ये क्वेश्चन है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है ना। क्या पूछा है कि भाई सेबी के अनुसार, है ना, सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 को, है ना, के अनुसार ऋण क्षमता अनुपात कौन सा होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो,
है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटसाइडर लायबिलिटीज बट्टे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड कह दो या इंटरनल इक्विटीज कह दो। इसको आउटसाइडर इक्विटीज भी कह सकते हैं, है ना। तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो है, ये पूछा है इसका आदर्श अनुपात कितना है। आदर्श अनुपात कितना है, 2:1 है, 1:1 है, 0.5:1 है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताओ देखिए। तो अब ये प्रश्न इसलिए आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपने जो बुक्स पढ़ी है ना, बुक्स में आपको मिलेगा क्या, बुक्स में आपको मिलेगा कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उसका आदर्श अनुपात है वो आपको 2:1 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, 2:1 मिलेगा। लेकिन अगर जब बात सेबी की आ जाती है तो सेबी कहती है 1:1 है वो आदर्श अनुपात है ना। तो देखो, अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल रेशियो वो कितना है, तो वो अनुपात होगा 2:1। लेकिन वो पूछ ले आपसे कि भाई सेबी के अनुसार कितना होगा, तो ये ध्यान रखना सेबी के अनुसार है वो 1:1 है वो अच्छा माना गया। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो गया ना, है ना। परीक्षा में ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई अपन सेबी के अनुसार माने या नॉर्मल माने। तो अगर सेबी के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है तो अपने को डेब्ट इक्विटी रेशियो है उसका आइडियल अनुपात है वो 2:1 मानना, है ना। और अगर सेबी के अनुसार है तो 1:1 मानना। उसी प्रकार आपका जो करंट रेशियो है उसका आदर्श अनुपात है 2:1 और जो आपका लिक्विड रेशियो है उसका अनुपात है 1:1। ठीक है, करंट रेशियो का 2:1 और लिक्विड रेशियो का 1:1 है वो आदर्श अनुपात है वो माना गया है। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन परिभाषा का एक है कि भाई परिभाषा किसने दी है उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। क्या कह रहा है कि पुस्त पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा किसने दी है, स्पाइसर एंड पेगलर के द्वारा, J.R. बॉटली बॉय के द्वारा, कार्टर के द्वारा, जॉन मैकनी के द्वारा। बताओ देखिए ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। बताओ देखिए फटाफट, इसका सही जवाब कौन देता है कि भाई पुस्त पालन व्यापारिक और अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लेखा करने की कला है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा दी है आपकी किसने, स्पाइसर एंड पेगलर ने दी। किसने दी है, स्पाइसर और पेगलर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। तो कला किसने माना है, स्पाइसर और पेगलर ने, है ना। जबकि आ जाए विज्ञान, तो विज्ञान माना आपके J.R. बॉटली बॉय ने। इसने क्या कहा है कि व्यापारिक व्यवहारों को उचित जगह या उचित पुस्तकों में लिखने की कला और विज्ञान है वो कहा है आपके बॉटली बॉय ने। सिर्फ कला कहा है स्पाइसर और पेगलर ने, विज्ञान और कला दोनों किसने कहा है, आपके J.R. बॉटली बॉय ने। और कार्टर ने क्या कहा है कि पुस्तपालन वह विज्ञान और कला है जिसके द्वारा मुद्रा और माल के सभी लेन देनों का हिसाब पुस्तकों में किया जाता है ना। इसने क्या किया, स्पाइसर और पेगलर ने लास्ट में कला दिया है ना। J.R. बॉटली बॉय ने लास्ट में कला और विज्ञान दिया, लेकिन कार्टर ने क्या कह दिया, पहले दे दिया कि पुस्तपालन वह विज्ञान और कला है जिसके द्वारा, है ना, मुद्रा और माल के जो लेन देन है उनको यथास्थान जहां उनको लिखने की आवश्यकता होती है वहां उनको लिखा जाता है, हिसाब की पुस्तकों में लिखा जाता है। तो तीनों ने ही विज्ञान और कला शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, शब्दों को पकड़ना जकड़ना है, क्योंकि इनमें से कोई एक परिभाषा आ गई और उस समय हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारा क्वेश्चन है वो गलत
हो सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है कि पुस्तपालन व्यापारिक व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लिखने की कला पूछा तो पेगलर, कला और विज्ञान बाद में आता तो जे.आर. बॉटलीमोय, कला और विज्ञान पहले आता है तो कार्टर ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात? अब तो डाउट नहीं है ना परिभाषा में? परिभाषा का एक क्वेश्चन है, वो पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो उसी के अनुसार अपने को तैयारी करनी है। कम से कम 15-20 ऐसी परिभाषाएं अपने दिमाग में फीड होनी चाहिए। अगर वहां से कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो उसका रिप्लाई अपन कर सकते हैं। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ फटाफट। क्या कह रहा है? सतत व्यापार संकल्पना। क्या है? सतत व्यापार संकल्पना से आशय, सतत यानी कंटिन्यू, निरंतर, है ना? तो व्यापार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति तक चालू रहेगा, व्यापार एक सीमित अवधि तक चालू रहेगा, व्यापार कभी भी बंद हो सकता है, व्यापार एक अनिश्चित अवधि तक चालू रहेगा। यह प्रश्न है वो आपका स्कूल लेक्चरर, सॉरी कॉलेज लेक्चरर की 2021 की एग्जाम थी, उसमें भी ये पूछा था। तो उसमें दो शब्द थे कि एक तो व्यापार अनिश्चित अवधि के लिए चलेगा या दीर्घ काल तक चलेगा। तो यहां पर कंफ्यूज होगा क्योंकि अनिश्चित की कोई अवधि नहीं होती है, लेकिन दीर्घ काल की अवधि होती है 10 साल, 15 साल, 20 साल, है ना? तो उसी अवधि के अनुसार तो जो सतत व्यापार की अवधारणा है ना, सतत व्यापार की संकल्पना के अनुसार कि उसको क्या माना जाए, इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न भी कहते हैं, है ना? चालू व्यापार की अवधारणा भी कहते हैं, गोइंग कंसर्न भी कहते हैं, चालू व्यापार की अवधारणा भी कहते हैं। और ये अवधारणा कहती है कि व्यापार है वो अनिश्चित अवधि तक चलेगा। क्यों चलेगा? कि कोई भी व्यापारी है जब व्यापार प्रारंभ करता है तो वो कभी ये सोचता है क्या कि भाई मैं इस व्यापार को 2 महीने चलाऊंगा, 4 महीने चलाऊंगा या साल भर चलाऊंगा, 2 साल चलाऊंगा, बंद कर दूंगा? नहीं, हर व्यापारी है वो लाभ के लिए काम करता है, जितनी पूंजी लगाता है वो उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्जित करने का प्रयास करता है। और जो असफल हो जाते हैं उनको व्यापार बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी अवधि भी फिक्स नहीं होती है कि भाई वो कितने दिनों तक अपने व्यापार को चलाते रहेंगे। तो सतत व्यापार की अवधारणा या चालू व्यापार की अवधारणा या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि व्यापार एक अनिश्चित अवधि तक चलेगा, है ना? अनिश्चित अवधि चलता रहेगा। तो इसका आंसर है वो डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, ये तो आप जरूर बता दोगे, इसमें तो एंट्री पूछी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एंट्री है वो आप तुरंत बता दोगे, मुझे विश्वास है। बताओ, देखिए बताओ क्या इसकी एंट्री होगी? बताओ क्या पूछा है कि भाई बैंक से निजी प्रयोग हेतु 1,000 रुपए तथा कार्यालय उपयोग हेतु 2,000 रुपए निकाले, है ना? कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? बैंक खाता, निजी खाता, कार्यालय खाता या रोकड़ खाता? बताओ। देखिए पहले तो निजी प्रयोग के लिए निकाले हैं, है ना? तो निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं तो एंट्री होती है अपनी ड्रॉइंग्स अकाउंट DR, कितने निकाले हैं? 1,000 रुपए। फिर है बुक ऑफिस उपयोग के लिए निकाले हैं तो व्यापार में कैश आ गया, है ना? क्या आ गया? व्यापार में कैश आ गया। तो कैश अकाउंट DR कितने? 2,000। और 2 क्योंकि निकाले कहां से? बैंक से। देने वाला कौन है? बैंक। बैंक व्यक्तिगत खाता है तो देने वाले को क्रेडिट कर देंगे, तो ये आपकी 3,000 आ जाएगी। अब ये प्रविष्टि आ गई। अब ये प्रविष्टि आपको आती है तो अब इसमें से कुछ भी पूछे कि भाई कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। तो इसमें पूछा कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कौन सा होगा? बैंक खाता वो क्रेडिट होगा, इसलिए इसका ए है वो सही आंसर हो जाएगा। ए है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा खाता क्रेडिट होगा? बैंक खाता वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। बताओ, देखिए इसका आंसर
बताओ, एक व्यवसाय का विक्रय 1,20,000 रुपए, एक व्यवसाय का विक्रय 1,20,000 रुपए, यानी सेल्स कितनी है आपकी, सेल्स 1,20,000, लाभ की दर लागत पर 25%, सकल लाभ कितना होगा। देखो पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना, एक तो बताई थी लागत, एक तो बताई थी मैंने आपको विक्रय, और एक मैंने बताई थी आपको लागत, है ना। इनमें अपने को परिवर्तन करना हो तो कैसे करते हैं। तो देखो अगर विक्रय पर आपका 16.67% है तो लागत पे कितना होता है, 20%। इजी होता है, ये ट्रिक है, ये आपका सूत्र है, कहीं मिलेगा नहीं, किताब में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। विक्रय पर अगर 16.67% है तो लागत का 20 होगा, अगर विक्रय का 20 है तो लागत का 25 होगा, अगर विक्रय का 25 है तो लागत का 33.33% होगा, अगर विक्रय का 33.33% है तो लागत का 50% होगा, और अगर विक्रय का 50% है तो लागत का 100%। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना। इसमें फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों में चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन का दो तरीके से हल कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं, है ना। जैसे पहला, है ना, पहला मैं मेरे हिसाब से बताता हूं कि देखो इसमें क्या पूछा है, विक्रय दे रखा है अपने को कितना, 1,20,000, और लागत दे रखी है कितनी, 25%। अब देख लो कि लागत 25 है तो विक्रय कितना होगा, तो अपना ये पॉइंट है वो एक्यूरेट बैठ रहा, ये बैठ रहा है ना, कि लागत 25 है तो विक्रय कितना होगा, 20 होगा, है ना। तो अपने को पहले निकालेंगे सकल लाभ, है ना, सकल लाभ सीधा का सीधा निकल जाएगा। विक्रय कितना है, 1,20,000, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, विक्रय कितना है 20%, ये बिंदु और ये कितने हो गए, 12 दूनी 24। क्या पूछा है, सकल लाभ कितना होगा, तो सकल लाभ हो गया आपका 24,000, ये इसका सही आंसर आ गया, है ना। ये तो हो गया आपका किसके हिसाब से, ये तो मेरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। अगर आपको ये देखना है कि भाई दूसरा फॉर्मूला, तो जैसे 1,20 है ना, अब ये कह रहा है 25%, है ना। तो जब लागत विक्रय मूल्य दे रखा है और लागत प्रतिशत में दे रखा है तो 25/100 प्लस 25, 100 प्लस दर होती है ना। तो 1,20 मल्टीप्लाई 25/100 दर 25 है तो 125। अब इसमें भाग देंगे तो 5 और इसमें भाग देंगे तो 24,000, है ना। तो दोनों का आंसर 24,000 आ रहा है, लेकिन सीधा तरीका ये रहा, फटाफट आंसर आ गया। इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अब इसमें आपको जो भी उचित लगे वो कर सकते हो। अब इसमें आपसे पूछता COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अपन क्या करेंगे, सेल्स में से जीपी घटा देंगे। तो सेल्स अपना कितना 1,20, जीपी कितना आ गया 24,000, तो आपका COGS कितना हो जाएगा 96,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 96,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, COGS कितना हो जाएगा 96,000 रुपए हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, अपने से यही पूछा सकल लाभ कितना होगा, तो सकल लाभ 24,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 96,000, सेल्स 1,20 दे ही रखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, आगे बढ़ जाए, समझ में आ गई बात। अब तो इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। इसका जवाब देना आसान सा है, इसका तो जवाब दे दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बैंक समाधान विवरण है, एक समानार्थ विवरण, एक खाता, रोकड़ पुस्तिका एक भाग, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो सीधी सी बात है, बैंक समाधान विवरण है, एक समानार्थ विवरण खाता वो तैयार किया जाता है कि बैंक समाधान विवरण एक समानार्थ विवरण खाता होता है जो रोकड़ वही के बैंक कॉलम और बैंक द्वारा जारी रोकड़ और बैंक शेषों के मिलान करने के लिए आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो तैयार किया जाता है। और उसी के लिए उन आंकड़ों को चेक करने के लिए कि भाई कैश बुक
और पासबुक दोनों की आंकड़े सही है, दोनों का बैलेंस बराबर आ रहा है, ये चेक करने के लिए बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट है ये, फिर मत कहना। क्या कह रहा है, किसी भी सप्लायर जिसको अपन आपूर्तिकर्ता कहते हैं को माल की वापसी की जाती है तो उसको एक बीजक भेजा जाता है, उसको एक डेबिट नोट भेजा जाता है, उसको क्रेडिट नोट भेजा जाता है, उसे बीजक प्राप्त किया जाता है ना। तो जो आपका क्रेता है ना, क्रेता है, ये क्या लिखता है, ये लिखेगा आपका डेबिट नोट, किसको, सप्लायर को, है ना। जो आपका विक्रेता है वो लिखता है क्रेडिट नोट, है ना। विक्रेता क्या लिखेगा, क्रेडिट नोट, क्रेता लिखेगा डेबिट नोट, है ना। तो यहां पर सप्लायर है, यानी आपने माल खरीदा है तो क्या करोगे, उसको एक डेबिट नोट, सप्लायर को क्या भेजा जाएगा, डेबिट नोट है वो भेजा जाएगा। जब किसी सप्लायर को माल की वापसी की जाती है तो उसे डेबिट नोट है वो भेजा जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्रेता द्वारा विक्रेता को क्या भेजा जाता है, डेबिट नोट, और विक्रेता द्वारा क्रेडिट को क्या भेजा जाता है, विक्रेता द्वारा क्रेता को क्या भेजा जाता है, क्रेडिट नोट भेजा जाता है। विक्रेता द्वारा क्रेता को विक्रय वापसी पर सामान्यतः क्रेडिट नोट यानी जमा की चिट्ठी है वो भेजी जाती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप ध्यान में रख सकते हो परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावनाएं रहती है, और उसी को आधार मान के अपने को क्या करना है, इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो यह था एक और छोटा सा सेशन, कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं, और लगातार अपने साथियों के साथ शेयर करते रहे ताकि कॉमर्स से रिलेटेड और भी जो साथी हैं वो हमारे साथ जुड़े और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इंजॉय के साथ अध्ययन करें, और जो भी आपकी कॉमर्स से रिलेटेड क्योरी है उनका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाधान किया जा सके। तो लगातार तैयारियों में जुटे, लगातार हमारे साथ जुड़े, जितने ज़्यादा जुड़ोगे उतने ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आनंद आएगा पढ़ने का, और सिलेक्शन की गारंटी भी ली जाएगी, क्योंकि वैसे तो गारंटी कोई भी नहीं लेता। एग्जाम इतनी एग्जाम होती है और उसमें इतने क्वेश्चन बताए जाते हैं, हजारों क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप नहीं होते। लेकिन हमारा विश्वास है कि हम जो आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं उनके आसपास या हूबहू क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए तैयारी करें, मेहनत करें, और मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।